हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ सर्कुलर मोशन। इसके नाम पे ये सर्कुलर मोशन। सो दिस इज़ बेसिकली अ मोशन विच टेक्स प्लेस ऑन अ सर्कुलर पाथ। सो सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगा उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहने वाले हैं। ये एक सेपरेट चैप्टर की तरह हम लोग डील करते हैं। इस दिस चैप्टर कोड आल्सो बी स्टडीड अंडर दी चैप्टर कॉल्ड मोशन। जो काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा था उस पर भी इसको पढ़ा जा सकता था, लेकिन इसको हम लोग सेपरेटली इसलिए डील करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन को हम लोग काफ़ी इजी बनाएंगे जो अदरवाइज डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। सो उनको एक बार सॉल्व कर लेंगे एंड फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सो सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल होगा जो सर्कल पे चल रहा होगा। लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। सो आप जानते हो कि एक सर्कल एक ऐसे ज्योमेट्री होता है जिसका सेंटर से डिस्टेंस बराबर रहता है हर एक पॉइंट का। तो लेट्स से कि अपने पास एक पार्टिकल है और एक रेफरेंस लाइन चूज़ करते हैं। डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, एक रेफरेंस लाइन चूज़ करते हैं और एक पार्टिकल आपको यहाँ पे मिलता है, दैट्स पार्टिकल पी। और ये मूव कर रहा है, वो इस तरह से मूव कर रहा है, सपोज के लिए इस ट्रेजेक्ट्री पे मूव कर रहा है जो ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाई गई है। सो वी कैन से कि पार्टिकल अगर इस ट्रेजेक्ट्री पे मूव करेगा तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल ट्रैवल्स ऑन अ पाथ सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन्स फिक्स्ड, देन वी कॉल दैट मोशन एज अ सर्कुलर मोशन। सो अगर ये ए पॉइंट से चलता है तब भी इसकी डिस्टेंस आर रही होगी, और जब ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब भी आप इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस आर रहेगी। दैट मीन्स जब पार्टिकल ट्रैवल करता है तो उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल इस तरह से जा रहा है ना। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंस बात है कि जो डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको हम यूज़ करके इसकी कैलकुलेशन को काफ़ी सिंप्लीफाई करते हैं और ईजी बनाते हैं, राइट। सो सर्कल में जो सेंटर पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है या ओ पॉइंट है, इसको हम सेंटर कहते हैं। ऑब्वियस पॉइंट है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ओ इज़ सेंटर ऑफ सर्कल। एंड ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ओ से पार्टिकल की, इस डिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं और आर फॉर रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल के पाथ के बारे में आपको पता चला, दैट्स ऑन अ सर्कल, इट्स अ रेडियस इज आर, इट्स सेंटर इज ओ। और सर्कल की इक्वेशन जो कि आप आगे पढ़ेंगे मैथ्स में, तो जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं। सो व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री। सर्कुलर केस में हम लोगों ने ब्रीफ में बात भी किया हुआ है कि अगर इसको हम ओरिजिन पकड़ लेते हैं तो फिर ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कई बार आपसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मोर ओवर एनी पॉइंट ऑन दिस पाथ विल जस्टिफाई दिस। दैट मीन्स अगर उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी यूटिलिटी कब आ जाएगी, सपोज कर लीजिए एक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, रेडियस दिया गया है, दूसरा कोऑर्डिनेट आप इजीली पता कर सकते हो, या दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंटर पता है, तो आप उसका रेडियस भी पता कर सकते हो। सो दैट इज़ अ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट रिलेशन और इक्वेशन, राइट। ना अगर आपको इस सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको क्या पढ़ना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका काइनेमेटिक्स पढ़ना होगा, दैट मीन्स हाउ द मोशन इज टेकिंग प्लेस। देन वी नीड टू स्टडी व्हाई द मोशन इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स डायनामिक्स पार्ट ऑफ इट। तो इस सर्कुलर मोशन को बेसिकली हम दो कैटेगरी में रखेंगे। पहला जो रहेगा वो होगा दिस काइनेमेटिक्स ऑफ दिस। सो लेट मी राइट इट एज फर्स्ट, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इस सेक्शन में आपको ये स्टडी करना होगा कि हाउ द मोशन इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स व्हाट इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द पोजीशन एंड ऑल दैट, राइट। सो बेटर होगा कि इसी फिगर में अगर हमने इस तरह से एक्स दिखाया है तो इस तरह से हम इसकी वर्टिकल डायरेक्शन को वाई पकड़ लेते हैं, सो दैट ये ओरिजिन का काम करेगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ना। अभी तक हम लोगों ने जो मोशन स्टडी किया है, 2 डायमेंशनल भी स्टडी किया है, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, उसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई लेते थे और एक्स वाई के टर्म में बात करते थे। पोजीशन वेक्टर को हम लोग यूज़ किया करते थे एक्स वाई, एक्स आई कैप, लेट मी राइट ओवर यार। यहाँ पर अगर पोजीशन लिखना है लेट से बी पॉइंट का, इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब है आर की जो वैल्यू होगी, आर वेक्टर बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो ये x और y के टर्म में r निकल आता है आपका, जहाँ पर इस जनरल लोकेशन पर b के कोऑर्डिनेट x y कंसीडर किए गए हैं।
नो, जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो एक्स कंटिन्यूसली मूव करेगा, वाई कंटिन्यूसली मूव करेगा, लेकिन एक्स वाई की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से ओ पॉइंट से, वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, यानी आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अगर हम ऐसा क्लेम करते हैं कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना जाएगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, अगर आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली एक छोटा सा प्रूफ भी हो गया उस चीज़ का जो अभी आपने लिखा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सर्कल में अगर प्रूफ करना हो तो हम बोलेंगे कि उसका पोजीशन ये रहता है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कांस्टेंट, हेंस दिस बिकम्स द इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री। मोर ओवर, अगर हमको पोजीशन पता चल गया, काइनेमेटिक्स में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में वरी करते हैं। सो अपने पास कुछ और भी डेफिनेशन है। अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो हम बोलेंगे डी आर बाई डी टी, द सेम थिंग वी हैव डन इन केस ऑफ अदर मोशंस। और अगर अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए हम लिखने वाले हैं फिर डी वी बाई डी टी। इस तरह से हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनको आपस में लिंक करते हैं। ना अगर आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो अपने को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर डी एक्स बाई डी टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। डी वाई बाई डी टी फर्दर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो वेलोसिटी को इस फॉर्म में लिखना क्वाइट चैलेंज होता है। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करते हैं, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एक्स वाई वी यूज सम एंगुलर टर्म्स और एंगुलर पैरामीटर। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एंगुलर पैरामीटर्स। वेल, सो अंडरस्टैंड एंगुलर पैरामीटर्स, लेट्स कंसीडर दिस फिगर, न्यू फिगर जो यहाँ पर ड्रॉ की गई है। लेट्स अपने पास एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट पर टी इक्वल टू 0 पे पाया जाता है और सर्कल पे चलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो उसकी डिस्टेंस ओ से ओरिजिन से कितना रहा होगा, आर रहा होगा। ये उसका पोजीशन है इनिशियली। फिर जब टाइम टी पास हो जाता है, जनरल लोकेशन पर आते हैं, तो जब टाइम टी हो जाता है तो ये बी लोकेशन पे पाया जाता है। जब बी लोकेशन पे जाएगा तो ए के रिस्पेक्ट में इसने किसी न किसी एंगल को ड्रॉ किया होगा। इस एंगल को हम लोग थीटा से लिखने वाले हैं। सो एक तो इस एंगल को यूज़ करेंगे, और ये एंगल कितने टाइम में फॉर्म हुआ होगा, टी टाइम में। इसके बाद क्या होता है कि जब हम जनरल पोजीशन को स्टडी करते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम और बारो करते हैं, डेल्टा टी। तो थोड़ा डेल्टा टी टाइम और लिया, इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। सो टी प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल कहाँ पे रहा होगा, लेट से बी डैश लोकेशन पर है, यहाँ पर पहुँच गया। इसका मतलब बी से बी डैश जाने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम। ना इस डेल्टा टी टाइम में ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो इस एंगल के बराबर डिस्प्लेस हुआ है, या एंगल के टर्म में बात करें तो ये डेल्टा थीटा हो जाएगा। अच्छा, बी पर हो या बी डैश पर हो या ए पर हो, सभी के लिए उसकी डिस्टेंस सेंटर से आर रहती है, यानी वो रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो इनके बेसिस पर हम लोग एंगुलर पैरामीटर को डिफाइन करने वाले हैं। एंगुलर पैरामीटर में जो फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट मी राइट एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से भी पहले बेसिक पढ़ना हो तो एंगुलर पोजीशन पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लीनियर के टर्म में पोजीशन पढ़ा था। सो व्हाट इज़ एंगुलर पोजीशन? किसी भी पार्टिकल का सर्कल में जो चल रहा होता है उसका एक रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है जो टी इक्वल टू 0 है। रेफरेंस लाइन से कितना एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंगुलर पोजीशन आएगी उसको हम लोग थीटा से लिखेंगे, थीटा। एंड थीटा इज एंगल मेड बाय दैट लोकेशन बी। ये जो एंगुलर पोजीशन है वो हम टी टाइम के बारे में बता रहे हैं। सो एट टी टाइम थीटा विल बी द एंगुलर पोजीशन एंड इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर डाउन साइड मेजर करेंगे यहाँ से तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। दिस इज़ हाउ अवर कन्वेंशन इज़ गोइंग टू गो। सो एंगुलर पोजीशन, अगर इसको मैं क्लियरली लिखता हूँ तो ऐसा लिख सकते हैं, एट टी इक्वल टू टी, दैट मीन्स एट एनी टाइम टी, एंगुलर पोजीशन इज थीटा, रेडियन। थीटा को हम हमेशा रेडियंस में लिखेंगे। सो दैट्स अनदर पॉइंट, थीटा रेडियन, रेडियन नॉट डिग्री बट इन रेडियन वी आर गोइंग टू राइट इट। और ये इसकी पोजीशन बताएगा। और आप समझ सकते हो कि अगर आप थीटा बदलते रहोगे तो डिफरेंट पॉइंट कैच किए जा सकते हैं। जैसे थीटा को π/2 कर देंगे, यानी 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, किसी फर्दर वैल्यू पे यहाँ पर आएगा, 180 पर यहाँ पर आ जाएगा, 270 पर यहाँ पर आएगा, 360 पर वापस वहीं पहुँच जाएगा। अगर डिग्रीज़ के टर्म में बात करते हैं, उनको हम रेडियन में ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट देम, लाइक 180 डिग्री इज़ इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। इसको यूज़ करके हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
So that's how angular position is measured. This angular position will describe you the unique position of all particle on that path. So ये हम जिस तरह से वहाँ पर हम लोग पोजीशन वेक्टर आर के टर्म में लिखा करते थे, अब यहाँ पर हम थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं और डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Now what is the angular displacement? सपोज के लिए बी से जो बी डैश पे गया तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ वो उसको हम डी थीटा बोलेंगे. सो इफ आई राइट ओवर हियर आई कैन राइट इट एज एट और ड्यूरिंग, ऐसा लिख सकते हैं, ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, और उसको थीटा को डेल्टा थीटा को हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो डेल्टा थीटा हो जाता है. दैट्स कॉल्ड डेल्टा थीटा. सो वी कैन राइट लाइक दिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा. सो डेल्टा थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और वो कितने टाइम पे रहा होगा, डेल्टा टी टाइम पे रहा होगा. ये कैसे निकला है, इसको बेसिकली ऐसे निकाला है कि पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए. So angular position of B minus angular position of A, angular position of B was theta plus delta theta, and for B it was theta. That's how it came out to be delta theta. Good to know. So इसको हम angular displacement कहते हैं. Now इस angular displacement में कुछ important points होते हैं. पहला point तो ये हो गया कि इसका जो unit आएगा वो radians में लिखेंगे क्योंकि subtract करते हैं तो unit नहीं बदलता है. दूसरा ये डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ ओनली यूनिट. नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम वेक्टर एज वेल एज स्केलर दोनों ट्रीट करते हैं. तो कब वेक्टर ट्रीट करेंगे, कब स्केलर ट्रीट करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसको आप पहले समझ लीजिए कि अगर थीटा की डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, दैट मीन्स इफ़ डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इसका मतलब है वो बेसिकली कैसा है, डी थीटा है. क्योंकि जब डेल्टा थीटा स्मॉल होता है तो उसको हम डी थीटा कहते हैं. देन इट इज़ ट्रीटेड एज अ वेक्टर. इट इज़ अ वेक्टर. दैट मीन्स इट कैरीज इट्स डायरेक्शन एज वेल. वेयर एज इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज इनफ, और इफ़ whereas आगे लिखते हैं, इफ़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is not very small, then it is treated as a scalar. ये थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, इसको आपको समझना होगा. सो डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए वेक्टर की तरह बिहेव करेगा. कब वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, जब वो बहुत स्मॉल होगा. यानी डी थीटा जब लिखेंगे तो उसको वेक्टर लिखेंगे. और अगर ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक लार्ज वैल्यू हुआ यानी स्मॉल नहीं हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, तो उसको हम स्केलर कैलकुलेट करते हैं. तो उसको स्केलर की तरह ट्रीट करने वाले हैं. ऐसा क्यों हो रहा होगा, उसके पीछे वजह अगर आप जानना चाहें तो वजह मैं बता सकता हूँ. क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी, तो उसके रिस्पेक्ट में हम उनको डायरेक्शन देना चाहेंगे. तो हम एक नई डायरेक्शन को बनाएंगे जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. ये 2 डायमेंशनल मोशन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगी. नाउ एंगुलर डेल्टा थीटा या डी थीटा की जो डायरेक्शन आएगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी. आप समझ सकते हैं, मैं आपको यहीं पर ड्रॉ करके दिखाता, सो दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल. सो लेट्स से फिर से ड्रॉ करते हैं एक सर्कल को. ये एक सर्कल है, राइट. और एक कोई पॉइंट कंसर्न कर लिया है यहाँ पर, ये इस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं. और रेफरेंस एक्सिस तो अपने पास होता है, दिस इज़ रेफरेंस एक्सिस एक्स, और ये रेफरेंस एक्सिस आपके लिए वाई है. इसके बाद आप क्या करते हो, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करा देते हो. ये आपका पोजीशन वेक्टर बनता है आर वेक्टर. तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं. नाउ
इसको अभी हम लोगों ने एक नाम दिया था, अगर इसका नाम एक्स वाई होता है तो आर वेक्टर के बारे में कुछ ऐसा लिखा था, आर वेक्टर इज़ अ पोजीशन वेक्टर विच इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। जहाँ पर एक्स वाई इसका अगर कोऑर्डिनेट हुआ, लेट से पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस आर डायरेक्शन हम थीटा की डायरेक्शन को भी निकालना चाहेंगे। यहाँ पर आर की डायरेक्शन क्या होती है वो समझते हैं। आर की डायरेक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन जो कि उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में आर जा रहा है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इस्टेब्लिश करते हैं। एक ये सिस्टम रहा होगा जिसको हम बोलेंगे आर कैप, और एक ये डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं थीटा कैप। सो थीटा कैप इज़ द डायरेक्शन विच इज़ टेंजेंशियल, आर कैप इज़ द डायरेक्शन विच इज़ रेडियल। ओके, सो ये आर कैप एंड थीटा कैप की जो डायरेक्शंस हैं, जब ये पॉइंट मूव करेगा तो ये हमेशा रेडियल रहेगा और ये टेंजेंशियल रहेगा, तो ये डायरेक्शंस चेंज करेंगी। अनलाइक द डायरेक्शन जो आई कैप जे कैप होते हैं, आई कैप जे कैप फिक्स्ड डायरेक्शंस होते हैं। तो आई कैप जे कैप का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाता है, यानी वो अगर उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जबकि आर कैप थीटा कैप का जो डिफरेंशिएशन होगा वो वेरिएबल होगा, उनको डिफरेंशिएट करना होगा। सो पॉइंट इज़ कि थीटा कैप एक डायरेक्शन होती है जो टेंजेंट को ड्रॉ करती है, टेंजेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब हम डेल्टा थीटा को स्मॉलर होने पर वेक्टर क्यों ट्रीट करते हैं उसका मैं शॉर्ट में आप एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सपोज कर लीजिए सेम पॉइंट है P और जो कि यहाँ से आपने ज्वाइन कराया हुआ है। इसके बाद इस पॉइंट P से लेट से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा आगे बढ़ते हैं, यानी ये डी थीटा जाता है। जब आप डी थीटा जाएंगे तो ये डी थीटा की डायरेक्शन ये टेंजेंशियल डायरेक्शन बन जाएगी, और ये जो टेंजेंशियल वेक्टर बनेगा ये एक स्ट्रेट वेक्टर बन सकता है, क्योंकि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो फिर ये आर्क लेंथ को हम स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो इसकी आर्क लेंथ कितना होता है, आर डी थीटा होता है, राइट। सो आर डी थीटा की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग आएगी, इसलिए इसको हम वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपने एक बड़ा सा एंगल लिया, लेट से कि P से चल करके Q तक ले गए, और या फिर रेफरेंस लाइन से ही मेज़र कर लेते हैं, लेट से ये रेफरेंस लाइन है, ये ए पॉइंट से पी तक है। सो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये थीटा एंगल आने वाला है। थीटा एंगल के लिए फिर ये जो आर्क लेंथ है इसको आप रेडियस, इसको आप लीनियर नहीं कंसीडर कर सकते हैं, इसमें जो लीनियर आएगा वो ये आएगा, राइट। और दिस विल बी डिफरेंट देन द आर्क। सो पॉइंट इज़ कि जब डेल्टा थीटा या थीटा बहुत स्मॉल होता है, छोटा एंगल होता है, तो उस समय आर्क लेंथ और इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, एंड देन दैट डायरेक्शन इज़ द थीटा डायरेक्शन। और अगर आपने बड़ा एंगल थीटा चूज़ किया है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहा है, तो उस केस में आर्क लेंथ और ये स्ट्रेट लाइन डिफर करता है, इसलिए दोनों की डायरेक्शंस मैच नहीं करती हैं, दे बिकम्स डिफरेंट, हेंस वी डू नॉट कंसिडर इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो पॉइंट इज़ कि व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन यू कंसिडर एज अ वेक्टर, अदरवाइज इट इज़ अ स्केलर। और ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे अगर एक लाइन में आंसर देना है तो आप बोलेंगे ये वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा, जबकि ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करने में इशू बनता है, क्योंकि ये डायरेक्शन उस तरह से नहीं चलता है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन की हमको ज़रूरत पड़ती है, और डी थीटा स्मॉल होने पर टेंजेंशियल डायरेक्शन को जस्टिफाई करता है। व्हाट टू नो? सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर पोजीशन। इसका जो और भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है मैथमेटिक्स, वी आर गोइंग टू डू इट डिटेल लेटर ऑन। सो लेट्स फर्स्ट गेट टू नो व्हाट आर दीज एंगुलर पैरामीटर्स। सो यू गोट टू नो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर पोजीशन। एक बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन हमको पता चल जाता है तो फिर इसके आगे की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको भी डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी हैव डिफाइंड इन केस ऑफ लीनियर मोशन। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, अगर इसको नाम सी देते हैं, दैट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ना ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे वेरी सिमिलर वे, द वे वी हैव डिफाइंड द वेलोसिटी। इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगेन दो कैटेगरीज में रखेंगे, एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आएगी, सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसको डिफाइन करने के लिए लिखेंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो वी कैन राइट एंगुलर displacement upon time, total time. So in case of average you write delta theta upon delta t. Now in case of instantaneous,
सो दूसरा होगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी. दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो जिस तरह से आपने वेलोसिटीज़ का डिफाइन किया था, सिमिलर टाइप से एंगुलर वेलोसिटी करेंगे. बस एंगुलर टर्म को आप एसोसिएट कर देंगे. वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिखा था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं. एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो यूनिट आती है वो ऐसा यूनिट ही लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड रहेगा. रेडियन पर सेकेंड रहता है. और इसकी डायरेक्शन होती है. सो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है सर्कुलर मोशन में, और आगे रोटेशनल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. सो इसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से बोलने वाले हैं. लेट्स से अपना पार्टिकल पी है और पी पार्टिकल इस तरह से चल रहा है इस डायरेक्शन में. ना अगर आप यहाँ से वॉच करोगे तो पी के पास दो डायरेक्शन होगी, या तो इस तरह से जा रहा होगा जिस तरह से आपको शो किया गया है, या फिर डाउन साइड जा रहा होगा, राइट. इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में जा नहीं सकता क्योंकि ये सर्कल पे चलना है, इसी प्लेन पे चलना है, तो ये कंस्ट्रेंट है. तो उसके बेसिस पर हम डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं. यही एंगुलर वेलोसिटी एक और एंगुलर पैरामीटर एक ऐसे पैरामीटर हैं जो सर्कुलर मोशन की कैलकुलेशन को एक्सट्रीमली सिंपल करने वाले हैं, और उसमें ये जो डायरेक्शन आप समझने वाले हैं दैट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो अगर ये पार्टिकल आपका इस तरह से जा रहा है, इसको मतलब फ्यूचर में यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, इस तरह से ट्रैवल करेगा. तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये बोलने का तरीका अपना ये हो जाएगा कि दिस इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, या फिर ये क्लॉकवाइज सेंस में चलेगा. दो अपने पास सेंस अवेलेबल होंगे. सो इफ़ इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा ये आउटवर्ड द स्क्रीन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इसका मतलब हुआ दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और स्क्रीन. यहाँ पर हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा. एंड आउटवर्ड्स दैट इज़ व्हाट द डायरेक्शन ऑफ आवर एंटी क्लॉकवाइज इज़. इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन को आप एक पॉइंट बना करके इनसर्कल भी करते हो, ऐसा आपने वेक्टर में भी लर्न किया है. और अगर आपके लिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा वो वेक्टर के लॉ से आप जानते भी हो. इस तरह से बना देते हैं, ये वाई डायरेक्शन है. सो आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सा आएगा? के कैप आएगा. इसलिए अगर यहाँ पर पार्टिकल कोई ऐसा दिखाता है कि ये पार्टिकल ओमेगा से चल रहा है, इसका मतलब है हम ये लिखने वाले हैं ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ओमेगा है, और इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज गोइंग टू बी आउटवर्ड विच इज़ के कैप. दिस इज हाउ इट इज़ रिटन. सो इफ़ इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज़ इन के कैप, और जब ये क्लॉकवाइज होगा तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो इनटू द प्लेन हो जाएगा, तो माइनस के कैप हो जाएगा. तो इस पिक्चर के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है. तो इसका काउंटर वर्जन क्या है वो यहाँ पे लिख देते हैं. इफ़ पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मूव्स क्लॉकवाइज, सो इफ इट इज मूविंग क्लॉकवाइज then you can say कि it is going to be into the plane, perpendicular to the plane and inside, or you can call it as a minus k cap. So this is how you can write the direction, or into the plane. So इस तरह से ये डायरेक्शन को डिफाइन करने का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो आप अभी रियलाइज़ कर पाएंगे कि अगर पार्टिकल आपका इस तरह से चलता है तो अगर आप उसकी लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, पाथ के डायरेक्शन में होती है. और जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन बदलता रहेगा तो आप पाओगे कि v की डायरेक्शन बदलती रहेगी. वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो v कैन नॉट बी कांस्टेंट, इट हैज़ टू बी वेरिएबल, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगी. नाउ सिंस डायरेक्शन चेंज करता है तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डायरेक्शन बिकम्स डिफिकल्ट. सो एक्सेलरेशन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो चैलेंजिंग होते हैं मैथमेटिक्स के. उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने ओमेगा को डिफाइन किया. ना ओमेगा में आप पाओगे कि उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स होगी. अगर पार्टिकल यहाँ पर है तब भी ये आपको यही नज़र आएगा, आउटवर्ड. अगर पार्टिकल आपका यहाँ पहुँचा है, इधर जा रहा है, तब भी आप डायरेक्शन कौन से देंगे? आउटवर्ड. अगर पार्टिकल आपका यहाँ पहुँचा है, इस तरह से जा रहा है, तब भी ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी होगी? आउटवर्ड. यानी वो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही नज़र आता हुआ नज़र आएगा. पार्टिकल अगर नेक्स्ट लोकेशन पे जाता है तब भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा. इसका मतलब है कि बाय दिस डेफिनेशन
और बाय द वे वी आर डिफाइनिंग दिस एंगुलर पैरामीटर वी हैव मेड द डायरेक्शन कांस्टेंट। तो ओमेगा के पास केवल दो ही डायरेक्शन होंगी, या फिर प्लस के डायरेक्शन में या माइनस के डायरेक्शन में। इट्स जस्ट लाइक द केस जो हम लोगों ने पहले वन डायमेंशन मोशन पढ़ा था। अगर पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो इसके पास दो ही ऑप्शन होती है, या तो प्लस एक्स पे जाएगा या फिर माइनस एक्स पे जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर सर्कुलर मोशन में हमने डायरेक्शन को दो डायरेक्शन में कन्फाइन कर दिया, ओमेगा की डायरेक्शन को या तो वर्टिकली अपसाइड या फिर वर्टिकली इनसाइड। सो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान होने वाली है और उसका एक्सपीरियंस आप थोड़ी देर में समझेंगे। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंड इफ़ इट इज़ फंक्शन ऑफ, अगर थीटा आपको टाइम का फंक्शन दिया गया तो डिफरेंशिएट करके बताएंगे, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड बताएंगे, और डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स, एंगुलर के टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको अगर डी लिखते हैं, दैट्स गोइंग टू बी नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, सो एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से लिखेंगे, अल्फा, जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखा गया। और इस पे भी आप जानते हो कि जिस तरह से आपने वहाँ पे डिफाइन किया था उसी को फॉलो करेंगे। एक एवरेज वैल्यू आएगी, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। सो एवरेज वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द एंगुलर एक्सीलरेशन इन द एवरेज फैशन। सो अगर पार्टिकल चल रहा है उसका ओमेगा चेंज कर सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन चेंज होने के दो तरीके हैं, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। सो वी विल राइट एज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो दैट्स अ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ अगर आपको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस, सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इंस्टेंटेनियस। उसके लिए आप लिखोगे डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। फिर आप जानते हो कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। सो सिंस ओमेगा इज़ डी थीटा बाई डी टी, तो इसको और भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने एंगुलर एक्सेलरेशन में पहले भी लिखा हुआ है। वहाँ पर आपने लीनियर एक्सेलरेशन में लिखा था, तो इसको जब थीटा लगा देंगे तो ये बनेगा डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। और अगर आप इसको रीराइट करेंगे तो इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। और कैसे याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, द वे यू हैड रिलेशन अर्लियर इन लीनियर पैरामीटर एग्जैक्टली वही है। बस ए को अल्फा से लिखना है, वी को ओमेगा से लिखना है, और आर के एक्स को थीटा से लिखना है। तो वहाँ पर आप लिखते थे ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, और ये हो गया ए इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। सो एंगुलर पैरामीटर में बेसिकली एक्स या फिर जो आर हम लोग यूज़ करते थे उसको थीटा से लिखा जा रहा है, वी जो यूज़ करते थे उसको ओमेगा से लिखा जा रहा है, और अल्फा जो यूज़ करते थे उसको ए जो यूज़ करते थे उसको अल्फा से लिखा जा रहा है। So this is how we are basically shifting from linear parameter to angular parameter। और एंगुलर पैरामीटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डायरेक्शन को फिक्स कर दिया गया है। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, और अगर डायरेक्शन ज़्यादा चेंज नहीं करती है तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह से आपने ये रिलेशंस भी नोट कर लिए, समझ लिए, और इनकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हुआ। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, अगेन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम नीचे आ गया है, और इसको एक वेक्टर जैसे ट्रीट करते हैं तो इसकी भी डायरेक्शन एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन से फॉलो करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज़ आल्सो फॉलोड बाय दिस नॉर्म, कि अगर इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी, या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। अच्छा, अब इसमें कैसे इनवर्ड डिसाइड करेंगे, कैसे आउटवर्ड डिसाइड करेंगे, वो इस तरह से नहीं कि क्लॉकवाइज चल रहा है तो इनवर्ड होगा, क्योंकि जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो उस समय हमको वेलोसिटी पता चलती है, और वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज से हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा होगा तो ये ओमेगा की डायरेक्शन में होगा, अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा तो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो डायरेक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, हाउ टू रिमेंबर और हाउ टू डिसाइड इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, इसका मतलब हुआ कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, देन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। कैप लगा करके मैं डायरेक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो दोनों की डायरेक्शन आपस में बराबर होगी। अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो इसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन बोलेंगे, अगर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है
अगर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है इसका मतलब है कि वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस समय अल्फ़ा की डायरेक्शन जो आएगी वो ओमेगा की डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। इसका मतलब अगर ओमेगा आपको प्लस के पर है तो अल्फ़ा माइनस के पर होगा। ओमेगा की दो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उसके बेसिस पर हम लोग अल्फ़ा की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अगर ओमेगा इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगा। फिर आपके ख्याल में आएगा कि अगर ओमेगा चेंज नहीं कर रहा है, ओमेगा इज़ कांस्टेंट, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू जो कि डी ओमेगा बाई डी टी होती है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर ज़ीरो हो गया इसका मतलब है कि अल्फ़ा है इन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसकी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस हाउ बाय लुकिंग एट ओमेगा यू कैन डिसाइड what is the direction of angular acceleration and how to decide the direction of omega we have just talked about. So जिस तरह से आपने x, v और a पढ़ा था, सिमिलरली अब थीटा, ओमेगा और अल्फ़ा आपने समझा, और इन एंगुलर पैरामीटर्स को यूज़ करके we will be solving the questions related to the circular motion very easily. इसके बाद अपना नेक्स्ट पर्पज़ होगा कि इन रिलेशंस को आपस में लिंक करना। दैट मीन्स लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर में क्या रिलेशन चल रहा है उसको समझना, और फिर इसका डायनेमिक्स वाला पोर्शन कवर करना। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस बेसिक काइनेमेटिक्स ऑफ दिस। और इसके जो एग्जांपल होंगे, जो काइनेमेटिक्स के एग्जांपल क्वेश्चंस थे, सिमिलर टाइप के रहेंगे। सो एक क्वेश्चन को चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इससे अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आपको दे दी गई है। एंगुलर एक्सेलरेशन 60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से है। अल्फ़ा की वैल्यू 60 दी गई, जहाँ पर टी टाइम है, सेकंड में है। आपको फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देना है, और एक और इन्फॉर्मेशन दी गई कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। लेट्स से पहला पार्ट जो पूछा जा रहा है वो ये है कि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सो अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि यस, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का ही एक्सप्रेशन है, तो टी की वैल्यू 2 रख देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता करना है, टी की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गुड टू नो। फिर क्या आपसे पूछ सकता है, पॉइंट इसकी अगर आपको अल्फ़ा पता है तो आप अल्फ़ा बता सकते हो, ओमेगा बता सकते हो, थीटा बता सकते हो, तो सभी आपसे पूछेंगे, ऑल द 3 पैरामीटर्स। सो पहला मैंने आपसे पूछा, सेकेंड मैं पूछता हूँ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपसे एंगुलर वेलोसिटी जानना चाहते हैं। फाइन, तो आप बोलोगे कि ये टी का फंक्शन है और अल्फ़ा ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसको अगर आप रीराइट करना चाहो तो डी ओमेगा को लिख सकते हो अल्फ़ा डी टी। फिर जब कभी आपको ओमेगा कैलकुलेट करना हो, अल्फ़ा गिवन हो, तो इसको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको 0 से टी कर लीजिए, इसको भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लेट से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और ये ओमेगा है, तो यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन भी बनता नज़र आएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फ़ा डी टी 0 टू टी। इसको आप एज ए फार्मूला भी याद रख सकते हो, और जस्ट लाइक आपने लिखा था वी माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी था, एग्जैक्टली वही है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं, जो जो भी वैल्यूज़ इन्होंने दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता करना है, ओमेगा नॉट इनिशियली 0 है, 0 से 1 सेकेंड तक चाहिए तो इसको 1 रख सकते हो। अल्फ़ा की वैल्यू 60 दी गई है, डी टी कर लीजिए। सो अगली लाइन पे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट विल कम फ्रॉम 0 टू 1। सो ओमेगा की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी 3 in bracket 1 minus 0, that's basically 3. So 3 रेडियन पर सेकेंड will become your answer. तो किसी भी टाइम पर कैलकुलेट करना होगा तो आप उस टाइम तक इंटीग्रेट कर लोगे। अगर आप टी तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको डायरेक्टली उसका टी का फंक्शन नज़र आ जाएगा, यानी टाइम का फंक्शन नज़र आएगा। अगर आपको टाइम का फंक्शन निकालना होता तो क्या होता, तो क्या हम यहाँ से टाइम का फंक्शन निकाल सकते थे। क्या इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा, ओमेगा नॉट 0 हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 60 थी, तो ये जो लिखा हुआ है ये टाइम का फंक्शन है, दैट इज़ बेसिकली 3t स्क्वायर। ओमेगा किसी भी टाइम पर 3t स्क्वायर से गवर्न होता है। तो 1 सेकेंड पे कितना होगा 3, 2 सेकेंड पे कितना होगा 3 इंटू 4, एग्जैक्ट इसी तरह से आप सभी टाइम पर निकाल सकते हो। पॉइंट इज कि अल्फ़ा पता हो तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वे ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, लेट्स इस पे एक थर्ड पार्ट भी मैं आपसे पूछता हूँ। थर्ड पार्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है एट टी इक्वल टू लेट से 2 सेकेंड, किसी भी टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो आपको थीटा का एक्सप्रेशन चाहिए, ओमेगा आपको मिल गया,
सिंस आपको ओमेगा पता चल गया है और आप जानते हो कि ओमेगा इज़ इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और ओमेगा की वैल्यू आपको कितना दिया जा रहा है 3t²। ना इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा और ये आपको 0 से t टाइम तक के लिए पता चल जाएगा। तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड का 0 से थीटा लिख सकते हैं इसको। इनिशियली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम 0 ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो थीटा की जो वैल्यू आ जा रही है t² का इंटीग्रेशन जब आप करने वाले हो तो कितना आ जाएगा t³ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये t³ हो जाएगा। सो ये थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको कितने टाइम पे चाहिए, 2 सेकेंड पे चाहिए, तो 2 सेकेंड के लिए कितना आ जाएगा 2 का क्यूब, बाकी आप समझते हैं 8 रेडियंस। इसका मतलब इसके इतने ड्यूरेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया ये। सो बेसिकली सिमिलर टू द काइनेमेटिक्स वी कैन फाइंड, अगर आपको ओमेगा अल्फ़ा पता है तो ओमेगा थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको थीटा पता होगा तो फिर ओमेगा के लिए डी थीटा बाई डी टी कर लेंगे, अल्फ़ा के लिए डी ओमेगा बाई डी टी कर लेंगे, उसमें आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, नाउ देयर इज़ अ होमवर्क फॉर यू टू ट्राई। It's a simple one based on these basic definition and their relationship. Let me read if it is not readable. It says a particle moves in a circle such that its angular position is given to you in radian, and we need to find the ratio of angular velocity and angular acceleration at a particular time t equal to 1 second. Okay. Well, so in this video we just came to know what is a circular motion, its equation, its basic parameters like angular position, displacement, velocity and acceleration. Further we will be using these parameters to go deep into circular motion. Okay, that's all for this video. Thank you everyone.